घनश्याम का गरीब परिवार एक बड़ी कोठी से सटे पुराने कच्चे घर में रहकर बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला, बेटा अर्जुन, बहू सुमन और पोती अनु रहते थे। घनश्याम का बेटा अर्जुन पास की ही कोठी में सेठ धनपत के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। घर का सारा खर्चा अर्जुन ही चलाता था। कुछ दिन बाद सेठ के बेटे की शादी हो जाती है और सेठ की नई बहू कंचन ब्याह कर अपने ससुराल आती है। ओह गॉड अनंत, ये तुमने किसी ड्राइवर रख लिया है? देखो तो कैसे गाड़ी चला रहा है। इस महंगी गाड़ी को भी बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। वो भाभी जी, ठंड का मौसम है तो कोहरा ज्यादा है, इसलिए गाड़ी धीरे चला रहा हूँ। ए दो कौड़ी के नौकर, ये भाभी जी किसे कहा तुमने? मैडम या मालकिन कहने की आदत डाल लो, समझे? कुछ देर बाद वो कोठी के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ सामने बने कच्चे मकान को देखकर वो कहती है, छी, ये इतनी सुंदर कोठी के आगे बेकार सा घर किसने बना दिया? पूरी कोठी की शोभा ही बेकार कर दी। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर जाती है तो वहीं अनंत अपने ड्राइवर से जाते हुए कहता है, अर्जुन, कंचन की बातों का बुरा मत मानना, वो जरा मुंह फट सी है। और हाँ, शाम को हमारी कोरल बैंक्वेट में रिसेप्शन पार्टी है, तो तुम सब आ जाना, ठीक है? जी साहब। अर्जुन पार्टी की बात घर जाकर अपने परिवार वालों को बताता है। साहब ने हमें पार्टी में बुलाया है, लेकिन खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? सुमन है ना, अपनी सुमन कितना अच्छा केक बना लेती है, वही बना कर ले चलेंगे। हाँ, मैं बना लूंगी, देखना उनको मेरे हाथ का केक बड़ा पसंद आएगा। शाम को वो सभी पार्टी में जाते हैं, जहाँ सेठानी अपनी बहू से उन सबको मिलवाती है। कंचन बहू, ये सुमन है, हमारे ड्राइवर अर्जुन की पत्नी, और ये अर्जुन के माता पिता और ये बेटी। जी नमस्ते, मैं आपके लिए ये केक लाई हूँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। छी, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे जाहिल के हाथों का केक खाऊंगी? ये केक हम जैसे हाई क्लास लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि तुम जैसे झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए होता है, बिल्कुल तुम लोगों की तरह यूजलेस। ये सुन सुमन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम्हें उससे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। इन जैसे जाहिलों को मुंह लगाना ना मेरी आदत नहीं है पापा जी, ऐसे लोगों को इनकी औकात तक ही रखना चाहिए। घर आकर भी सुमन खूब रोती है। चुप हो जा बहू, अब कब तक यूं मालकिन की बातों को दिल से लगाकर बैठी रहेगी? पता नहीं ये बड़े लोग अपने आप को क्या समझते हैं माँ जी, हम तो कितने प्यार से उनके लिए केक लेकर गए थे। अब बड़े लोगों की जैसी सोच बहू, लेकिन तू छोड़ ये सब, अब तू हमें ये केक बनाकर खिला, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारी बहू कितना अच्छा केक बनाती है। सुमन अपने आंसू पोंछती है और सबको केक खाने को देती है। वाह माँ, ये तो बड़ा ही टेस्टी है, आपने ये कुछ नया वाला बनाया है क्या? हाँ बहू, ये उस बटर स्कॉच और चॉकलेट वाले से भी अच्छा बना है, ऐसा तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं बनता होगा। माँ जी, ये फर्स्ट केक है, बड़े लोगों को इसी तरह का केक पसंद आता है, ऐसा मैंने फोन में देखा था। फिर तो माँ, आप आने वाले नए साल पर भी यही केक बनाना। हाँ, लेकिन अभी उसके लिए 3 महीने बाकी है बेटी। लेकिन एक बात कहूँ बहू, तू इतना अच्छा केक बनाती है कि खुद का केक का काम शुरू करे तो अच्छे पैसे कमा ले। माँ जी, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं बहू। माँ बिल्कुल सही कह रही है सुमन, तुम सच में बहुत अच्छा केक बनाती हो। तुम्हें पता है, एक बार मैं सेठ सेठानी को लेकर दिल्ली शहर गया था एक बर्थडे पार्टी में। वहाँ पर शहर के सबसे अच्छी दुकान का केक आया था, लेकिन सच कहूँ तो वो केक भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि ये केक है। अगर तुम ऐसा केक बनाकर बेचो तो अच्छी कमाई करोगी। उनकी ये बात सुमन को अच्छी लगी और अब उसने सबसे पहले 2 तरह का केक बनाया और केक बनाकर एक दुकान पर बेचने ले गई। नहीं, हमें ये केक नहीं चाहिए भाई। एक बार खाकर तो देखिए, तभी पता चलेगा कि मेरी बहू कितना अच्छा केक बनाती है। दुकानदार ने जैसे ही वो केक चखा, उसे वो केक बड़ा पसंद आया। सचमुच ये तो लाजवाब है, क्या स्वाद है। ऐसा करो, अब से मेरी दुकान के लिए केक बनाकर भेज दिया करो, जो भी प्रॉफिट होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। सामान सब मेरा होगा, बोलो मंजूर है? जी मुझे मंजूर है। इसी तरह अब सुमन घर से केक बनाकर देने लगी और उससे थोड़ी बहुत कमाई करके अपना घर चलाने लगी। उधर कंचन अपने ससुराल में खूब पैसे उड़ाती। ऐसे ही एक रोज, माँ जी मुझे 80,000 रुपए चाहिए, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। वो क्या है ना, नया साल आने वाला है। बहू 80,000, लेकिन पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे 50,000 दिए थे। यूं इतना पैसा खर्च करना ठीक बात नहीं है, और तुम जानती हो कि आजकल बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, और नया साल आने वाला है तो हर साल हम गरीबों में कंबल बांटते हैं, तो हमें वो भी करने जाना है। ओह गॉड, अब इतने बड़े घर की बहू होकर मुझे ये थोड़े बहुत पैसों के लिए आपकी बातें सुननी पड़ेंगी क्या? मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए तो मतलब चाहिए। मुझे नए साल पर पार्टी भी करनी है, मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को भी बुलाया, जिसके लिए मुझे 1 लाख और चाहिए होंगे। ये सुनकर सेठानी अपना माथा पकड़ लेती है और उसे पैसे दे देती है। इधर धीरे धीरे सुमन का केक बाजार में सबको पसंद आने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अनु अपनी माँ से,
माँ, कुछ दिन में नया साल आने वाला है, हम भी नए साल पर पार्टी करेंगे ना? मेरे सभी दोस्त भी पार्टी कर रहे हैं। आप उस दिन केक भी बनाओगी ना? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए केक जरूर बनाऊंगी और पार्टी के लिए मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं, मैं उससे ही सामान ले आऊंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सुमन, तुम्हारा बनाया हुआ केक सबको पसंद आ रहा है और जानती हो इस बार हमें नए साल पर पूरे 1000 केक बनाने का ऑर्डर मिला है। क्या तुम अकेले ये ऑर्डर पूरा कर पाओगी या मैं कुछ ऑर्डर कैंसिल कर दूं? इतने सारे केक के ऑर्डर सुनकर सुमन खुश हो जाती है। ये तो अच्छा मौका है कमाई करने का। वो झट से इस ऑर्डर के लिए हाँ कर देती है। लेकिन बहू, तू 1000 केक बना लेगी? जी माँ जी, आपको अपनी बहू पर शक है क्या? नहीं, मैं जानती हूँ तू बड़ी होनहार है, सब कर लेगी। अब एक दिन बाद नया साल आने वाला था। सुमन दिन रात सुबह शाम अलग अलग तरह के केक बनाने की तैयारी में लग जाती है और उधर कंचन अपने लिए महंगी सी ड्रेस और हाई हील्स खरीदती है। साथ ही पार्टी डेकोरेशन वालों को भी बुला लेती है जो उसके घर को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, जबकि सुमन खुद ही अपने घर को वक्त मिलने पर सजाती है। फिर जैसे ही उसके 1000 केक बनकर तैयार हो जाते हैं तो अर्जुन उसके साथ मिलकर वो सब केक दुकान पर पहुंचा देता है। उधर कंचन भी बड़ी सी दुकान से केक लेकर आ जाती है और घर पर रख देती है। फिर तैयार होने जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो उस केक पर गिर जाती है, जिससे सारा केक खराब हो जाता है। ओह नो, सारा केक खराब हो गया। कुछ ही देर में गेस्ट आने वाले, अब मैं क्या करूं? वो सभी दुकानों पर फोन करके केक का पता करती है, लेकिन हर जगह केक खत्म हो चुका होता है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तक कि सुमन ने जो 1000 केक बनाकर दुकान में भिजवाए थे वो सब भी बिक चुके थे। अब तो सुमन ही तेरी हेल्प कर सकती है। सुना है उसने नए साल पर 1000 केक का ऑर्डर तैयार करके दिया है। क्या 1000 केक? कंचन सुमन के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। फिर सुमन उसे वो केक लाकर देती है जो उसने अपनी बेटी के कहने पर 3 किलो का बड़ा सा केक अपने लिए बनाया था। माँ, तुमने उन आंटी को वो केक क्यों दे दिया? अब हम कैसे नया साल मनाएंगे? वो तो आपने अपने घर के लिए बनाया था ना? केक लेकर जाती हुई कंचन ये बात सुन लेती है और वो उन सबको भी अपने नए साल की पार्टी में आने को कहती है। उसके कहने पर वो सब उसके घर जाते हैं, जहां वो उनके साथ बड़े ही प्यार से पेश आती है और उन सब के साथ भी नए साल का खुशी खुशी स्वागत करते हैं। लेकिन ये नया साल अब गरीब बहू के लिए खुशियों भरा आया था। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1000-2000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है। काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। एक सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना
मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है। अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है, और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था, और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है, और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसी स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है।
वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।